तो एपीजीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 7 का बुक हिस्ट्री का हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि नए राजा और उनके राज्य कैसे होता है। ठीक 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाला प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं, ये उन लोगों का नक्शा है। ठीक आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नए राजवंशों का उदय कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उनके अपने ताकत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, जिनके दरबार में हाजिरी लगाए और उनके सैन्य सहायता प्रदान करें। आधिकारिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के बाद में एक राष्ट्रकूट प्रधान चंद्रदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मान चित्रों न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूरमर्शन और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। राज्यों में प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन राजाओं में से इकाइयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की सैन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने समानताओं और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों ने अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते थे। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वैदिक, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और
कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी सहित हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी इस्तेमाल मिलता था। क्या अब इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था व वित्तीय आधार मानते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में और व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावना बनाती थी। राजस्व वसूली के लिए उत्तराधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ठीक, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौराओं होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कारगिल उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इन्होंने कन्नौज के शासक चंद्रयुध को विजित किया। इन्होंने वंश बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं का पराजित किया था। ठीक, राजा चोल प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से प्रस्तुत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृति काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाला राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, ठीक, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखन से भिन्न व अवसर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि धन के लिए युद्ध होता था। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरों क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। ठीक, गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासन सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रातः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघ के रूप में किया। जैसे कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 62 और
66 शासकों में बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वो एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान के गजनवी और सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। आपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक सिद्धांत को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था, चाहे वह उन्हें गुजरात के चालुक्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराकर लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र देख लेते हैं। चोल राज्य के नज़र आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, उरई से तंजावुर तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? ठीक, कावेरी डेल्टा में ठीक मुटूरिया नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माता थे। उरैया के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुटूरियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां ताजूर शाहर और निशुम्भु सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयलाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाका इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों के तहत उसने एक जल सेना भी बनाई। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं
कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर और गंगाई कोचुलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाला बस्तियों के केंद्र बन गया। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और सैन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहने और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कृषि और सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई। नए विकासों के माध्यम से संभव हुए। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बट जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में भी कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। कई जगहों पर फसलें की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजनाएं की ज़रूरत होती थी। श्रम और संसाधनों की व्यवस्था करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ गांव में रहने वालों लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता है। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियों जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक, बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में ठीक वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान आइराई प्रधान जैसे उपाधियां दी गई। उन्हें केंद्र
में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।